हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। हमने सेट के 20 क्वेश्चनों को पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिए। आज हम 21वें प्रश्न से पेपर को हल करना शुरू करेंगे और आज भी हम 20 प्रश्न करेंगे, अर्थात आज हमारे पेपर के 40 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की पहली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई थी। तो ये कहाँ रखी गई थी? गोगामुख में रखी गई थी, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा आंसर है, गोगामुख में। तो पूर्वोत्तर भारत, देखिए ये संपूर्ण भारत की बात नहीं हो रही है, पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है। पूर्वोत्तर भारत की पहली कृषि अनुसंधान संस्थान इकाई जो है वो गोगामुख में इसकी आधारशिला रखी गई थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं 21 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये किस सन में इसकी आधारशिला रखी गई थी गोगामुख में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन हमें पहचानना है। तो पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपने स्तर पर इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। तो यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है 1, 5, 14, 30, 55, 90, 140। तो हमको क्या करना है, हम सबसे पहले श्रृंखला को हल करने के लिए इनके बीच का जो अंतर है उसको लेंगे। तो इनके बीच का अंतर देखिए, 1 और 5 के बीच का अंतर है 4, फिर उसके बाद 5 और 14 के बीच का अंतर है 9, फिर 14 और 36 के बीच का अंतर है 16। अर्थात क्या हो रहा है, 4 क्या है, 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। अर्थात आगे क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 25 होना चाहिए। तो 25, 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55 आ रहे हैं, मतलब 55 भी सही है। फिर 55 के बाद फिर इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो 55 में फिर क्या जुड़ रहा है, तो 55 में जुड़ रहा है 35 और 90 आ रहे हैं। जबकि क्या जुड़ना चाहिए था, हमने 5 का वर्ग 25 जोड़ा, उसके बाद क्या जुड़ना चाहिए था, 36 जुड़ना चाहिए था। अगर 36 जुड़ता तो 90 की जगह क्या आता, 91 आता, अर्थात 91 आता, यानी कि 90 जो है वो गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम चेक करने के लिए श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ाएंगे। देखिए हमारे अनुसार उत्तर क्या है, 90 की जगह 91 है। अब 36 तो हमने जोड़ दिए, अगला स्क्वायर क्या आएगा, 6 के स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर, यानी कि 91 में हमको क्या जोड़ने हैं, 49 जोड़ने हैं। 91 में अगर हम 49 जोड़ रहे हैं तो क्या 140 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसलिए आपको जब भी उत्तर मिले आप उसको एक बार फिर से जांच लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ गलत कर जाते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। इसको भी आपको पहले अपने स्तर पर हल करना है, उसके बाद हमारी वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। वैसे तो ये बहुत सरल सीरीज है, 6 के बाद 12 आ रहा है, अर्थात 6 दूनी 12, 2 का गुणा हो रहा है, डबल हो रहा है, 12 दूनी 24, फिर 24 के बाद फिर डबल हो रहा है तो 48, 48 के बाद फिर डबल हो रहा है तो 96। ठीक है, अब 96 के बाद फिर डबल होगा तो क्या आना चाहिए, 192 आना चाहिए। तो 192 की जगह 190 जो दे रखा है गलत है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कंट्रीब्यूट को टिब्यूरिन TCO लिखा जाता है तो एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा। अर्थात हमको क्या करना है, पहले इन दोनों में जो रिलेशन है वो निकालनी है, उसके बाद फिर उसके अनुसार इसका आंसर निकालना है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसको भी आप पहले अपने स्तर पर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है ना, आपको पहले अपने स्तर पर सभी प्रश्नों को हल करके देखना है। आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो वीडियो कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हल किस प्रकार से होगा। कंट्रीब्यूट को क्या किया गया है, इन्होंने 2-2 के जोड़े बना के आगे से पीछे की ओर जमा रहे। जैसे CO को क्या किया, आगे से पीछे की ओर ले गए। इसी प्रकार से CO के बाद क्या आ रहा है, CO के बाद आ रहा है NT। ठीक है ना, CO के बाद NT आ रहा है तो NT को भी पीछे ले गए, मतलब आगे से 2-2 जोड़े बना रहे हैं। RI तो RI को भी पीछे ले गए, फिर BU तो BU को पीछे ले गए, फिर TE तो TE को आगे ले आए।
ठीक है ना। दो दो के जोड़े जमा कर आगे वाले को पीछे और पीछे से आगे की ओर क्रम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, ए पी जो है वो पीछे आएगा, तो ए पी पीछे सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में, अर्थात सेकेंड ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको पूरा हल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। टी आई आएगा उसके बाद पीछे से, तो टी आई आ रहा है, फिर टी यू तो टी यू भी है, डी ई तो डी ई भी है, ठीक है ना। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, इसरो के संस्थापक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि इसरो के संस्थापक जो है विक्रम साराभाई हैं, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसरो का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है के सिवान, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 भी रीजनिंग से है। यदि टेलीविज़न को विलिटीजन लिखा जाता है तो सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन क्या है वो दिखना है और उसी प्रकार से आपको इसका आंसर निकालना है। तो टेलीविज़न में क्या हो रहा है, पीछे ये जो टोटल कितने अक्षरों का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षरों का है। तो 10 अक्षरों में से पीछे के जो 5 अक्षर हैं, पीछे के जो 5 अक्षर हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, ISION वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है ना। और आगे के जो TELEV है, 5 अक्षर आगे के, इनको उल्टा कर दिया गया है, देखिए VELET बना दिया गया है। तो हमको भी इसमें इसी प्रकार से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन को कोडित करेंगे हम। तो सब्स्टिट्यूशन कितने अंक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक का है। तो इसके 6 अंक, यानी इसका जो आधा पार्टीशन है पीछे का, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यानी कि TUTION जो है वो वैसा ही रहेगा। तो देखिए TUTION एक तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है और एक थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद सब्स्टी जो है उसको उल्टा करना है, यानी कि I से हमको लिखना है ITSBUS। तो ITSBUS जो है वो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट में तो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक विषम ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के सभी प्रश्नों में मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन हो रहे हैं या जितने भी प्रश्न हैं उनको पहले आप अपने स्तर पे कीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को पॉज करके अपने स्तर पे कीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो को कंटिन्यू करके अपना आंसर हमारे आंसर से मिलाइएगा। हो सकता है मैं भी आप ही की तरह हल करके आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है कहीं जल्दबाजी में मुझसे भी कोई गलती हो, तो वो गलती भी मुझे कमेंट में आप बताइएगा। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में कुछ 1-2 गलतियाँ निकल जाती हैं, तो वो मुझे बहुत सारे बच्चे बताते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे ये साबित होता है कि आप अपने स्तर पे उनको हल कर रहे हैं। देखिए केवल वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होना है, आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है, अपने स्तर पे करना है, ठीक है ना। तो अपने स्तर पे आप इनको कीजिए, हल कीजिए, और प्रतिदिन आप हमारा सेट देखिए और अपने स्तर पे आप अपनी कमज़ोरी देखिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है 27, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो इन चारों में से विषम क्या है, इन चारों में से विषम है अंग्रेजी। अंग्रेजी कैसे विषम है वो देखिए आप। अंग्रेजी ऐसे विषम है कि अंग्रेजी एक भाषा है, बाकी तीनों जो है वो भाषा नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अनुसार तो चारों एक सब्जेक्ट है, लेकिन अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि बाकी सबको जो है वो भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो विषम देखिए 13 और 17 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 7 और 11 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। 19 और 25 के बीच में डिफरेंस है 6 का। 19 और 23 के बीच में भी डिफरेंस जो है वो 4 का ही है, यानी कि बाकी 3 ऑप्शनों में 4 का डिफरेंस है, केवल थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है, इसमें 6 का डिफरेंस है, ठीक है ना। इसके अलावा आप एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, एक और पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। इसमें जो जोड़ा है 13 और 17 का, ये जो है वो अभाज्य संख्या है। 7 और 11 ये भी अभाज्य संख्या है। 19 और 23 ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें 19-25 वाले जोड़े में 25 जो है वो भाज्य में आती है, क्योंकि 25 में 5 का भाग जाता है। तो इस प्रकार से भी थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सॉरी, ये वही 28वां प्रश्न दोबारा से आ गया है। अगला प्रश्न है हमारा 29वां। यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पूर्व है तो महीने का 19वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पूर्व है, तो हम 7 में ही 3 दिन को जोड़ लेंगे ना, तो 10वां दिन, यानी कि 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10वां दिन। अब 10वां दिन क्या है, शुक्रवार है, तो महीने का 19वां दिन हमको निकालना है। तो 10 और 19 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 10 और 19 के बीच का डिफरेंस होगा 9। अब 9 में हम 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7, बचे कितने, 2 शेषफल आ रहा है, यानी कि 19वां दिन क्या होगा, शुक्रवार से 2 दिन आगे होगा। तो शुक्रवार में 2 दिन प्लस कीजिए आप, तो क्या आंसर आ जाएगा, शनिवार और एक रविवार, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो रविवार हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक कक्षा में सेम का स्थान शीर्ष से 9वां और नीचे से 48वां था, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है ना। तो शीर्ष से 9वां और नीचे से 48वां, यानी कि 9 + 48 48 -1 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना आएगा, सॉरी 48 नहीं है, 38 है, 38 है ना। तो 9 + 38, 38वां है ना, 38 -1। देखिए दोनों स्थान एक ही व्यक्ति के बताए गए हैं, इसलिए इसमें एक ही व्यक्ति का 2 बार हमने क्रमांक जोड़ दिया, इसलिए एक को घटाते हैं, ठीक है ना। तो 9 और 38 को जोड़ के उसमें से एक को घटा लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 46, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने में 2 शीर्ष यानी कि 2 हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 सिक्कों को उछालने पर 4 कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है, हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड या टेल टेल, ठीक है ना। यही 4 कंडीशन हमें प्राप्त होती है। तो हमको क्या करना है, हेड नहीं 2 हेड नहीं आने की, यानी कि 2 हेड इसमें आ रहा है, बाकी किसी और में नहीं आ रहा है। तो 2 हेड नहीं वाला जो है उस कितने अवस्थाएं बन रही है नहीं की, 1 2 और 3 अवस्थाएं बन रही है। तो ऊपर आ जाएगा अनुकूल अवस्थाएं जो हैं, यानी 3 है, और बटे में आ जाएगा कुल। तो कुल कितनी संभावनाएं थी, कुल कितनी अवस्थाएं थी, 4। तो 3/4 जो है वो हमारी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रायिकता इसका आंसर, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मारुति को NBS VUJ से कोडित किया जाता है, तो व्हीकल्स को कैसे कोडित किया जाएगा। मारुति, देखिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। चाहे तो आप खुद देखिए, M में +1 करेंगे तो N आएगा, A के बाद B आएगा, R के बाद S आएगा, U के बाद V आएगा, T के बाद U आएगा, I के बाद J आएगा। तो इसमें भी हमको +1 करके आंसर लगा देना है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 32वें में आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक और कमेंट करेंगे तभी हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हमको भी थोड़ी निराशा होती है। इसलिए प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं कम से कम उतने नहीं तो उनके आधे लाइक्स तो होने ही चाहिए। और अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही है तो वो कमी भी आप कमेंट में बताइए, तो हम हमारी कमियों को जो है वो सुधारने का प्रयास करेंगे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये भी कोडिंग से क्वेश्चन है। एक खास कोड भाषा में फाइन सिंक को ओकारा प्रीना लिखा जाता है, क्लीन वाटर को मेंटा जेंसो लिखा जाता है, फाइन क्लियर वेदरिंग को प्रेनो जेंसो कृपा लिखा जाता है। तो दिए गए कोड में वाटर का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपको कोड किसका निकालना है, वाटर का निकालना है। तो वाटर कहाँ लिखा हुआ है ये ढूंढिए आप सबसे पहले। वाटर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, क्लियर वाटर। तो क्लियर वाटर को क्या लिखा जाता है, मेंटा जेंसो।
तो क्लियर वाटर का कोडिंग क्या है, मेंटा जेंसो है। तो इसमें से आपको सिर्फ वाटर का निकालना है, तो क्लियर का आप कहीं और से निकालिए। देखिए कहाँ लिखा हुआ है क्लियर, तो यहाँ लिखा हुआ है फाइन क्लियर वेदर। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे इसकी कोडिंग क्या है, मेंटा जेंसो। तो यहाँ भी क्लियर है, इसमें भी और इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है, तो दोनों में कोडिंग में भी कोई एक वर्ड कॉमन होगा, अर्थात मेंटा जेंसो में से कोई एक वर्ड इसमें होगा, वो किसका है, वो क्लियर का है। तो जेंसो इसमें लिखा हुआ है देखिए, तो क्लियर का जो है वो कोडिंग क्या है, जेंसो है। तो जब क्लियर की कोडिंग जेंसो है तो वाटर की कोडिंग क्या हो जाएगी, वाटर की कोडिंग मेंटा हो जाएगी। तो हमको वाटर का ही प्रतिनिधित्व ज्ञात करना था, तो मेंटा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा इस वर्ष में अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर गलती करेंगे। संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को 1949 26 नवंबर, दिनांक भी याद रखिएगा आप, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान अपना लिया गया था। तो इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, अगर आपको याद हो तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 1949 ही सही उत्तर है, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो हम क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी नूडल साइकिल है, तो ये नूडल बना लिए और ये साइकिल बना ली। सभी नूडल साइकिल है, कुछ मोमबत्ती नूडल नहीं है, तो ये मोमबत्ती कुछ, ये इतनी सी जो मोमबत्ती है वो नहीं है नूडल्स, ठीक है ना। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष दे रखा है सभी मोमबत्ती साइकिल है, तो मोमबत्ती और साइकिल के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो हम नहीं बता सकते, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, कुछ मोमबत्ती साइकिल है, फिर वही बात हो गई, मोमबत्ती और साइकिल के बीच में जब कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। इसने क्या दिया है, मोमबत्ती और नूडल्स के बीच में रिलेशन दिया है, ठीक है ना। और वेन डायग्राम से भी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। तो हम ना बता नहीं सकते कि साइकिल मोमबत्ती है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाता है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन। उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, नहीं निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो इसका भी वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी जंबो लड़ाकू है, जंबो जे से जंबो को निरूपित करते हैं, लड़ाकू को एल से निरूपित कर देते हैं। कुछ लड़ाकू बॉक्सर हैं, ये लड़ाकू जो है ये कुछ मात्रा में बॉक्सर हैं। अब निष्कर्ष दे रखा है सभी बॉक्सर लड़ाकू हैं, तो सभी बॉक्सर लड़ाकू है ऐसा तो दिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। वेन डायग्राम से भी हम ऐसा स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। अगर वो कहता कि सभी बॉक्सर लड़ाकू हो सकते हैं, तो हो सकते हैं में हम सही कर सकते थे, लेकिन वो डेफिनेट बता रहा है, तो डेफिनेट तो हमको वेन डायग्राम बता ही नहीं रहा है। अब सेकंड क्या दे रखा है, कुछ लड़ाकू बॉक्सर है, तो कुछ लड़ाकू जो है वो बॉक्सर है, ये दे रखा है ऑलरेडी। सॉरी, वेन डायग्राम बनाने में मिस्टेक हुई है। कथन में दे रखा था कुछ बॉक्सर जंबो है, यानी कि बॉक्सर जंबो है, ये वेन डायग्राम यहाँ तक बनता है, ठीक है ना। तो कुछ बॉक्सर जंबो है, तो कुछ लड़ाकू भी बॉक्सर हो जाएंगे। तो सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो सही है। एक बार फिर से मैं पुनः आपको समझा देता हूँ। सभी जंबो लड़ाकू है, कथन के अनुसार वेन डायग्राम बनाएंगे, तो सभी जंबो जो है वो लड़ाकू है, ठीक है। अब कुछ बॉक्सर जंबो है, कुछ बॉक्सर जंबो है, दूसरा कथन ये है, तो कुछ बॉक्सर जो है वो जंबो है, ठीक है। ये वेन डायग्राम है। अब पहला निष्कर्ष क्या है, सभी बॉक्सर लड़ाकू है, तो बॉक्सर देखिए लड़ाकू जो है इसका वेन डायग्राम यहाँ है। अब ये लड़ाकू कुछ मात्रा में बॉक्सर बन रहे हैं, सभी मात्रा में तो नहीं दिख रहे हैं,
तो ये पहला कथन हो जाएगा, पहला निष्कर्ष हो जाएगा गलत। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ लड़ाकू बॉक्सर है। तो कुछ मात्रा में लड़ाकू, ये इतने से जो लड़ाकू है ये बॉक्सर भी है और लड़ाकू भी है। तो ये दूसरा निष्कर्ष जो है वो सत्य है, अर्थात हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। फिर से वेन डायग्राम बनाना है। कथन क्या है, सभी यात्राएं बस से। तो यात्राओं को y से निरूपित कर देते हैं और बस को b से निरूपित कर देते हैं। सभी यात्राएं बस है। कुछ यात्राएं लोरी हैं, तो कुछ यात्राएं जो है वो लोरी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेन डायग्राम जो हम बनाते हैं वो एक अनुमानित वेन डायग्राम है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो वेन डायग्राम बना रहे हो वो मेरे वेन डायग्राम से कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे कि इसमें इसका एक वेन डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, ये y हो गया, ये b हो गया और ये l हो गया, ऐसे भी बन सकता है। तो वो सब क्या है, अपने अनुसार है, ठीक है ना। अब मैं इसको नहीं मानूंगा, मेरे लिए तो यही सही है, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम जो होता है वो एक संभावना रहती है, आप अपने अनुसार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसको समझना है, ठीक है ना। निष्कर्ष निकालते हैं हम इससे। कुछ बस लोरी है, पहला निष्कर्ष है। तो कुछ बस लोरी है, बिल्कुल है। ये देखिए इतनी सी मात्रा में जो है वो बस में भी आ रहा है ये एरिया और लोरी में भी आ रहा है। तो कुछ बस लोरी है, अर्थात पहला निष्कर्ष सत्य है। दूसरा क्या है, कुछ लोरी बस है, तो बात वही हो गई, कुछ बस लोरी है तो कुछ लोरी भी बस होगी। दूसरा भी सही है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों से सही है। इसमें भी वेन डायग्राम बनाना है। सभी छाते प्लास्टिक हैं, तो छाते को C से निरूपित कर देते हैं, प्लास्टिक को P से निरूपित कर देते हैं। सभी छाते प्लास्टिक हो गया, पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है, कुछ छाते फिल्टर नहीं हैं। तो कुछ छाते, ये इतने से जो छाते हैं ये नहीं है फिल्टर, फिल्टर को F से निरूपित कर देते हैं, ये फिल्टर का डायग्राम हो गया, ठीक है ना। ये कुछ छाते फिल्टर नहीं है। तो इसका निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है कुछ प्लास्टिक फिल्टर नहीं है। तो जब प्लास्टिक के अंदर ही छाते आ रहे हैं, जब कुछ, ये देखिए ना प्लास्टिक का वेन डायग्राम, इसी के अंदर छाते आ रहे हैं, तो जब कुछ छाते फिल्टर नहीं तो कुछ प्लास्टिक भी फिल्टर नहीं होंगे, अर्थात पहला निष्कर्ष सत्य है। दूसरा क्या है, सभी फिल्टर प्लास्टिक है, तो सभी फिल्टरों को प्लास्टिक के अंदर दर्शाया भी जा सकता है और नहीं भी दर्शाया जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, अर्थात दूसरा जो है वो गलत है। तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। शब्द के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को रेखांकित किया गया है। शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं द्वारा इंगित रूप में अक्षरों को सही क्रम देता है। तो ये अक्षर दे दिए हैं, इनसे हमको शब्द बनाना है, ठीक है। तो आप अपने स्तर पे बनाइएगा और उस क्रमांक के अनुसार जो है वो आप, तो देखिए दोस्तों, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ये अक्षर बनेगा मार्वल, MARVEL। तो इसमें M की कोडिंग क्या है, 4 है। A की कोडिंग क्या है, 2 है। R की कोडिंग 6 है। V की कोडिंग 5 है। E की कोडिंग 3 है और L की कोडिंग 1 है। तो 4 2 6 5 3 1, 4 2 6 5 3 1, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। संघ शासित प्रदेशों को इनके द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो संघ शासित प्रदेश जो होते हैं उनको उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा प्रशासित किया जाता है। प्रशासित करने का अर्थ होता है, संघ शासित प्रदेश का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश मतलब जैसे लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें जैसे हमारे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, अर्थात सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपकी राय और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।